starting this vlog from today because I have to go to the MIT Law School tomorrow, and there is a song that's playing right in my ear. So I'm feeling very excited. बड़ा अच्छा सा गाना चल रहा है. Anyway, I was just packing my bag for tomorrow, and by the way, I still pack my bag. Like some people may say that I still do things that kids do, but yes, I still pack my bag. वैसे निकाल ही देती हूँ यार, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, मेरे से कॉन्सेंट्रेट नहीं करा जा रहा था बात करने में. बट क्योंकि मैं बैग पैक करी थी तो मुझे अपना एक पेन मिला. दिस इज़ अ पार्कर पेन, एंड आई रिमेंबर व्हेन इन आई डोंट नो इफ इट वाज 2015 or 16. It was 16 I went for my first moot court competition, and it was there that I bought this pen. वहीं पे that was Oro University in सूरत. वहाँ पे एक स्टॉल जैसा कुछ था शायद बाहर, इफ़ आई एम राइट. वहाँ से मैंने ये पेन लिया था. थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव सा था. मुझे नहीं पता एक्सपेंसिव कितना लग रहा था मुझे, लेकिन मुझे ये 300-400 रुपये का पेन होगा, वो एक्सपेंसिव लग रहा था. और मैंने बस पता नहीं ऐसे सोचा था कि इस पेन को मैं इतना ज़्यादा अच्छे से रखूँगी, इसको भी ख़त्म नहीं होने दूँगी. और आज 2016 से 2023 आ गया है, मैंने इस पेन को नहीं ख़त्म होने दिया. और मैं हमेशा अपने बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे, इवेंट्स पे, जहाँ साइन करने होते हैं, वहाँ इस पेन को लेके जाती हूँ. पेन मेरे साथ रहता है, बट मैं इसे ऐसे कभी यूज़ नहीं करती. अब मुझे नहीं पता इस पेन की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, बट येस, दिस इज़ दैट पेन विच आई बॉट from the place where I went for the first ever moot court competition of my life. And today, not doing moot courts, but doing court hearings, doing court cases. Actual scenario में आ चुके हैं हम. Anyway, कल मिलती हूँ मैं आप सबसे in the Amity Law School. I've been invited to judge their client counseling competition. उनके preliminary rounds हैं जहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स को गाइड करना है, जज करना है, मार्क्स देने हैं. सो आई बी गोइंग देयर. आप सबसे मैं मिलती हूँ एमिटी लॉ स्कूल, और देखती हूँ कितने बच्चे मिलते हैं वहाँ पे, कितने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं. गुड मॉर्निंग. सुबह हो गई, ऑलमोस्ट वही 7 बज रहे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू एमिटी टुडे. लेट्स सी हाउ इट गोज. You have a duty to keep standing today, huh? अच्छा जी, एडिट करते हुए मुझे याद आया, मुझे आपको बता देना चाहिए क्या कंपटीशन है. सो दिस वाज अ क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन जहाँ पर मैं गई थी आज ही. और यहाँ पर ये कंपटीशन ना स्पेसिफिकली हिंदी में था. अब हिंदी में होने की इम्पोर्टेंस, ये वीडियो भी हिंदी में है. मैं समझती हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया से हैं वो हिंदी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और जो साउथ इंडिया से हैं या जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हैं, वो कई बार कंप्लेन करते हैं कि हम हिंदी में उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप प्लीज़ इंग्लिश में वीडियोज़ बनाएं. तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं कभी हिंदी कभी इंग्लिश यूज़ करती हूँ. बट आज ये वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदी की इंपॉर्टेंस क्या है. देखो, एक ना गैप आ जाता है. जैसे कि बहुत से लोग हैं दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, बट अगर उन्हें फॉर्मली हिंदी में कोर्ट में बात करने के लिए कह दो तो उन्हें उस चीज़ में बड़ी परेशानी होती है. और वो परेशानी इसलिए होती है क्योंकि शायद हमारी कम्युनिकेशन की भाषा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बन गई है. वो जो शब्द निकलते हैं ना हमारे मुंह से, वो इंग्लिश के निकलते हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि ना इंग्लिश ना हिंदी, हम एक अजीब सी इनफॉर्मल से ढंग की भाषा पे आ जाते हैं, जो कि कोर्ट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, काफ़ी हानिकारक है, मैं बोलूँगी. क्योंकि अगर आप कोर्ट में हिंदी में भी ऐसे इनफॉर्मली बात करोगे ना, दैट वोंट लुक गुड. और मैनी अ टाइम्स आपका क्लाइंट है जो हिंदी समझता होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लाइंट होंगे, आपके हाई कोर्ट्स के क्लाइंट होंगे, या आपके सुप्रीम कोर्ट के भी क्लाइंट्स होंगे कई बार, जो सिर्फ हिंदी ही समझते होंगे. अगर आप उसी लैंग्वेज में वेल वर्स्ड नहीं है, या उस लैंग्वेज में आप इस तरह से उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से सामने वाला क्लाइंट आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, तो आपको प्रॉब्लम आएगी. और इसी तरह के इश्यूज़ को दूर करने के लिए, और इसी हिंदी को और ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए, अपनी बोलचाल में लाने के लिए, इस कॉज को प्रमोट करने के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी का ये हिंदी मंच है, जो एमिटी लॉ स्कूल का हिंदी मंच है. एक तरह से एक क्लब की तरह मान लो, जो हिंदी में कॉम्पिटिशन्स करवाता है. हिंदी का मूट कोर्ट, फिर हिंदी वाले, यहाँ तो हिंदी का मॉक पार्लियामेंट भी होता है. फिर आज हिंदी का क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन था. वही आप अभी आगे वीडियो में देखोगे. और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, अच्छा लगा. बड़े स्वीट लोग थे जिन्होंने बुलाया, वो सब भी बहुत स्वीट थे. कुछ नाम मुझे याद है, जैसे कि रोशनी अग्रवाल, आयुषी, ऑल दीज पीपल आर रियली रियली स्वीट पीपल.
एंड आई लाइक टू थैंक देम फॉर कॉलिंग मी. आई लाइक टू थैंक द स्टाफ ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी, सब लोग को कि उन्होंने बुलाया मुझे. बहुत अच्छा लगता है हमेशा कॉलेज में जाके, अपने कॉलेज में किसी और कॉलेज में. द कॉम्पिटिशन वॉज अबाउट टू स्टार्ट एंड आई वॉज इन द वेटिंग एरिया. यदि कोई प्रतिभागी किसी अन्य याचिका करता तो वैसे भी परेशान. हम यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, हम रो हमारी आंखों से आपको बताते हुए आंसू आ रहे हैं. आई हैड कम्प्लीटेड जजिंग 1 राउंड. 50 मिनट्स के आसपास का एक राउंड था और पिछली टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. मैं बिल्कुल कह सकती हूँ उनकी जो भी कमियाँ थी वो हमने वहीं बता दी थी, उनकी जो अच्छाइयाँ थी वो भी हमने उन्हें वहीं बता दी थी. बट आई वॉज़ वेटिंग फॉर दी अदर टीम. आपको पता है इससे पहले मैं एमिटी आई थी जब मैं खुद स्कूल में थी, और ये देखने की कैसा कॉलेज है, क्या होगा. दूसरा राउंड शुरू हो रहा था और एक में आज एमिटी आई सीधा स्कूल के बाद. अब ऑनेस्टली दिस वॉज़ अ रियली डिफरेंट फीलिंग. यहाँ इस दिन एक फेस्ट था तो यहाँ एमिटी मॉक पार्लियामेंट भी हो रहा था और भी बहुत सारे इवेंट्स थे. सो आई रियली इन्जॉयड द वाइब इन द कॉलेज एंड माई वर्क वॉज ओवर बाय हाफ ऑफ द डे. मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कंपटीशन का. बाकी दोनों राउंड्स ओवर हो चुके हैं और अभी बस आई एम लीविंग. बहुत लेट हो गया है. हैव टू रीच टू अनदर प्लेस एज वेल. अच्छा, मिल के कॉम्पिटिशन्स देख के ना बहुत याद आ जाती है कॉलेज वाले टाइम की. तो वही आज मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था. बाकी क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन में मैंने 2 टीम्स देखी आज, जिसमें मुझे दोनों भी लगा, मतलब बच्चे एफर्ट्स तो बहुत लगाते हैं बट बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ निकल के सामने आए जो मुझे लगता है मैं आपको बता सकती हूँ अगर आप में से भी कोई क्लाइंट काउंसलिंग जैसे कॉम्पिटिशन्स करता है तो. एंड विच आई विल बी कन्वेइंग टू यू डेफिनेटली. स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग. The organizing team, the Amity staff, the faculty there was kind enough to give me this token of appreciation. They gave these beautiful flowers also, but इसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही थी यार. मुझे घर आके भी मैं सोचती रही इनमें खुशबू क्यों नहीं आ रही. फिर मुझे लगा शायद एक दिन पहले ला के रखे होंगे. पहुँच गए मीटिंग के लिए भी टाइम से और फॉर्चुनेटली ये पास में थी. एमिटी नोएडा में है तो मुझे बस मयूर विहार आना था, विच इज़ वेरी नियर सरप्राइजिंग. मतलब मैं कभी नोएडा से मयूर विहार नहीं आई. आई रियली गो टूवर्ड्स दैट साइड बट काफ़ी पास था एंड हैप्पी अबाउट इट. कोई ट्रैफिक नहीं मिला. ये मीटिंग को कंक्लूड करके फिर विल कॉल इट अ डे मे बी. आज का दूसरा काम भी बहुत फ्रूटफुल तरीके से हो गया है. मैं आपको उतना ज़्यादा दिखा नहीं सकती हूँ कि वेयर आई एम, बट आई एम इन मयूर विहार, सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ. लेकिन समथिंग वेरी एक्साइटिंग इज़ कमिंग अप फॉर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दीज ब्लॉग्स, फॉर ऑल द लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा सा इवेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें आपको अच्छी मीडिया कवरेज सब कुछ मिलेगा एंड फॉर absolutely no cost. That is absolutely free. So Rajdhani Yuva Sansad is coming up with an event for you. बहुत अच्छा एक्सपोजर देने की हमारी तरफ से आपको पूरी कोशिश है. फॉलो करते रहना तभी पता चलेगा क्या है एक्चुअली. आई एम बैक होम एंड आई केम एट द टेरेस टू सी माई प्लांट्स. और बारिश आ रही है, फिर से बारिश आ रही है. दिल्ली में बहुत बारिश आ रही है बेमौसम की. देखो एनीवे ब्यूटीफुल वेदर. मन कर रहा है आगे जाने का, भीग जाऊँ. नहीं थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, दिखने में कम लग रही है. मैं ये बता रही थी कि आज क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन में मैंने एक जनरल प्रॉब्लम नोटिस की स्टूडेंट्स में एंड दैट वाज कि जो मैंने अपने फीडबैक में भी दी, जब वो क्लाइंट काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब उन्हें पता भी है कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है जो आने वाली है उनको, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की जैसे कि क्रूएल्टी, फैमिली लॉ, डिवोर्स, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें दी जाएगी कंपटीशन में. उसके बाद भी वो उस पर थ्योरी तो पढ़ के आ रहे हैं, थ्योरेटिकल सब पढ़ के आ रहे हैं, बट कोई केस फाइल्स या जजमेंट्स ये सब नहीं पढ़ के आ रहे. अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन में आके आप क्लाइंट को जजमेंट्स बताने लग जाओगे कि इस प्रोविज़न पे ये जजमेंट है आपके फेवर में. हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आप लेमैन की तरह से जैसे हम समझाते हैं लेमैन को, एक्चुअल क्लाइंट को, वैसे समझा सकते हो. बट उससे क्या होगा ना, उससे आपको जो वो केस होने वाला है, जो वो सिनेरियो है, उसमें सोल्यूशन के सारे प्रोसीजर पता लग जाएंगे.
जैसे कि बच्चों को एक बड़ी आम सी परेशानी मैंने बच्चों में देखी, जो उनके लिए उनकी उम्र में, उनके एक्सपीरियंस में होना बहुत आम है, बहुत कॉमन है, उनको पता हो भी नहीं सकता इतना जल्दी बिना एक्चुअल केसेस जाने। एंड दैट इज़ कि जब वो किसी लड़की को मेंटेनेंस दिलवा रहे हैं, जिसका 498A का केस चल रहा है, क्रूअल्टी का केस चल रहा है, और जिसका साथ में डिवोर्स का भी मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, जब उसे मेंटेनेंस दिला रहे हैं तो वो अपनी क्लाइंट को ये बोल रहे थे कि ठीक है ना, जब आपका केस पूरा हो जाएगा तो कोर्ट आपको मेंटेनेंस भी देगा, तो उस समय पे आपको पैसा मिलेगा। तो अगर क्लाइंट उनसे पूछ भी रहा है कि भाई वकील साहब, केस मान लीजिए ख़त्म होता है मेरा 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, तो उसके बाद मुझे पैसा मिला तो क्या करूँगी मैं उस पैसे का? बीच में जो मुझे अपने आप को मेंटेन करना है, मेरे बच्चे हैं उन्हें मेंटेन करना है, उसका मैं क्या करूँगी? तो अब वकील साहब कहने लगे, वहाँ पे जो भी बच्चे थे, पार्टिसिपेंट्स थे, दे वर पार्टिसिपेटिंग एज एडवोकेट्स, वो कहने लगे कि भाई अब इसका क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं केसेस में। बट वहाँ पे सब बच्चों ने सेम प्रॉब्लम एक की कि उन्होंने इंटरिम मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया ही नहीं, उस कॉन्सेप्ट को छेड़ा ही नहीं। क्योंकि बहुत बार ये जो इंटरिम एप्लीकेशंस लगाने जैसी चीज़ें होती है ना, ये आपको किताबों में नहीं पढ़ाई जाती हैं। जब आप कोर्ट जाते हो, जब आप इंटर्नशिप्स करते हो, या जब आप जजमेंट्स पढ़ते हो, तो ये आपको पता चलता है। अब ये कोर्ट जाना तो आपके हाथ में है नहीं ना अभी से, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आप ज़्यादातर टाइम अपना क्लासेस में ही बिताने वाले हो, क्योंकि ऑफकोर्स पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी भी बहुत ज़रूरी है, और इंटर्नशिप्स में आप एक लिमिटेड तरीके का काम ही सीख पाते हो। लेकिन जजमेंट्स ऐसे में आपकी बहुत हेल्प करती है। मैं हमेशा से बताती आई हूँ अपनी हर वीडियो में कि आपको क्यों जजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। जब जजमेंट पढ़ते हो ना, तो जजेस डिस्क्राइब करते हैं, इस केस में ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ पे लड़की के साथ ये प्रॉब्लम थी, लड़की की मदर इन लॉ उसे इस तरह से उस पर क्रूअल्टी करा करती थी, तो लड़की ने एक केस 498 का डाला था, उसमें ये सेक्शंस और ऐड करे थे। साथ में एक पेंडिंग केस इनका डिवोर्स का भी चल रहा है, जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, वो भी डिसाइड हो जाएगा। साथ में इनको इंटरिम मेंटेनेंस बंधी हुई है, लेट्स से 10,000 रुपये महीने की। फिर इंटरिम मेंटेनेंस किस हिसाब से, किस बेसिस पे बांधी हुई है, हस्बैंड की एनुअल इनकम क्या थी, ये सब चीज़ें ना जजेस डिस्कस करते आते हैं अपनी जजमेंट्स में एट लेंथ। तो जब आप ये पढ़ते हो तो आपको पता लगता जाता है कि उस केस के क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, मतलब ये जो उनकी प्रॉब्लम थी, जो उनकी क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन की प्रॉब्लम थी, ये रिलेटेड ही पूरी एक लड़की जो कि अपने आप कह सकते हो हस्बैंड के घर में, अपने ससुराल में, अगर हम, क्योंकि ये टिपिकली हिंदी का एक कंपटीशन था, तो अपने ससुराल में वो ये प्रॉब्लम्स फेस करिए कि वहाँ पे उसे मारा पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वो आई है वकील से सलाह लेने। अब वकील साहब कह तो रहे हैं कि भाई FIR करा दो, लेकिन अब आपको पता है कि कैसी प्रॉब्लम्स होती है। आप थाने जाते हो, पुलिस वाले कभी आपको इस थाने से उस थाने घुमाते, कभी यहाँ से वहाँ भेजते हैं, 20-20 किलोमीटर दूर आपको यूँ ही भेज देते हैं कि यहाँ का तो जुरिडिक्शन ही नहीं बनता, अरे हम तो नहीं करते FIR, इसमें आप कंप्लेंट देके चले जाओ, FIR ही रजिस्टर करते हैं हम, कॉग्निजेबल ऑफेंस बन ही नहीं रहा है, अच्छा ठीक है हम पहले पति के परिवार वालों को बुला के बात करेंगे। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ऐसे में लड़की क्या करेगी जिसके साथ क्रूएल्टी हो रही है, या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई और भी ऑफेंस हुआ है जिसके साथ। तो अब बच्चों को जैसे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था, जो कि अगर हम एडवोकेट्स की भाषा में कहें तो हमारे लिए तो ये बात बहुत आम है, क्योंकि ये केस तो यूँ हम दिन रात होते देखते हैं। और वो है 156(3) सेक्शन CRPC का सेक्शन 156 सब सेक्शन 3, जिसमें कि ये लिखा है कि अगर पुलिस वाला मना करता है आपको FIR रजिस्टर करने से, तो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास आ सकते हो, और कोर्ट डायरेक्ट करेगा पुलिस को FIR रजिस्टर करने के लिए, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है आपके फैक्ट से। ठीक है, उस पर ऐसी इंक्वायरी नहीं होगी कि भाई मतलब इन डेप्थ इंक्वायरी नहीं की जाएगी, बस ये देखा जाएगा कि जो आप कह रहे हैं उस बात से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये वाली चीज़ नहीं पता थी स्टूडेंट्स को। वो बोल रहे थे अगर FIR रजिस्टर नहीं होती तो हम देखेंगे, हम पुलिस की कंप्लेंट करेंगे, हम बड़े ऑफिसर्स के पास जाएंगे, हम SHO के पास जाएंगे, हम DCP के पास जाएंगे, ये सब बातें हो रही थी। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़ी कॉमन सी थी, मतलब बड़ी कॉमन सी बातें सामने आई, जो कि सिर्फ जजमेंट्स रीड करने से ठीक हो सकती थी। जैसे कि अगर आपने FIR का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो अगर आपने FIR पे जजमेंट्स पढ़ी होती, FIR रिफ्यूज़ होने पे जजमेंट्स पढ़ी होती, तो आपको पता लग जाता, या आपने वीलॉगिश की वीडियोस देखी होती तो भी आपको पता लग जाता फॉर श्योर। बट वट एवर इट इज़, आई मेट रियली स्वीट स्टूडेंट्स टुडे एंड मेनी ऑफ देम वर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू आप सब जो लोग जो मुझसे मिले। मुझे स्पेसिफिकली जो मैंने फर्स्ट टीम का परफॉर्मेंस देखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार हम एज जजेस इतना ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करते, उतना बोलते नहीं हैं, लेकिन अच्छा था। एज मच एज आई कुड मैंने कोशिश की कि मैं फ़ीडबैक दूँ, जितना उनको ज़्यादा मैं अपने फीडबैक से मदद कर सकती थी, मैंने तो कोशिश की अपनी तरफ से। बट एट द एंड ऑफ द डे वी कैन ओनली ट्राई
and whatever it was, the day was really good.